नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। एक तरफ दिल्ली में सियासी गर्मी चुनाव से पहले बढ़ी हुई है। 2100 2500 बोलियां लग रही हैं योजनाओं की। दूसरी तरफ महाकुंभ, आस्था का महाकुंभ। लेकिन ये आस्था का महाकुंभ भी इवेंट बन गया है एज यूजुअल, जैसे कि लगातार 2014 के बाद से आप देख रहे होंगे। आस्था का विषय हो, पूजा, आराधना, प्रार्थना, तपस्या, सब कुछ इवेंट हो चुका है। तो महाकुंभ को भी इवेंट बना दिया गया है। वहां झूठ के जरिए जो महिमा मंडन होता है वो प्रचार कार्य चल रहा है। सोशल मीडिया पर जो एक टीम है वही अठन्नी चवन्नी वाली, वो अपने काम में लगी है, लेकिन वो भी झूठ पकड़ा गया। उधर झूठ पकड़ा गया तो इधर चुनाव से पहले बार बार जो रेवड़ियां, चुनावी रेवड़ियां बटती हैं, मोदी जी उन पर ज्ञान भी देते हैं। तो एक अनिरुद्धाचार्य हैं, कथावाचक हैं। इस वक्त देश में अगर देखा जाए कि भक्तों का हुजूम कहाँ ज्यादा उमड़ता है तो शायद नंबर 1 पर है अनिरुद्धाचार्य। नंबर 1 नंबर 2 पर पिछले जो है 2-3 साल से। अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचक से उम्मीद नहीं की जाती है, जब बाकी कथावाचक अब धर्म संसद का हिस्सा बनने लगे हैं और मोदी चालीसा पढ़ने लगे, योगी चालीसा पढ़ने लगे हैं। ऐसे दौर में अनिरुद्धाचार्य, मध्य प्रदेश में जन्मे अनिरुद्धाचार्य, उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और सोशल मीडिया पर वायरल ये क्लिप बेसिकली मोदी के लिए आईना ही नहीं है। मोदी या मोदी जैसे तमाम राजनेता जो भी राजनीति में इस पैटर्न पर हैं, उन सब के खिलाफ एक मोर्चा है। तो आज थोड़ा अलग हट करके ये शो है। सामान्य रूप से कथावाचक या ऐसे लोगों को हम प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि यही कथावाचक हैं जो कहते हैं कि गाय के गोबर में जो गेहूं होता है, अगर उसको धुल करके खाती है कोई महिला तो गर्भवती हो सकती है। अगर पुत्र नहीं पैदा हो रहा है तो गाय के गोबर को धुलिए, उसमें से गेहूं के जो दाने निकले उसको पिसवा करके उसकी रोटी बनाइए, तो जो है पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करते। लेकिन कई बार ये जुबान है, जिस जुबान पर झूठ और फरेब तमाम लोगों का, मैं अनिरुद्धाचार्य के लिए नहीं कर रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं। लगातार अभ्यस्त जब जीभ हो जाती है, वो जीवा भी कभी कभी सत्य वचन बोल ही देती है। तो सत्य वचन निकल गया महाराज और हो गया वायरल। जोड़ लीजिए भाऊ को चर्चा में, फटाफट कंट्रोल रूम। भाऊ स्वागत है। सबसे पहले मैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिन्हें कहते हैं लोग टीवी पर, उनका एक क्लिप सुनाता हूं। ये क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, इसीलिए सुनना जरूरी है। जरा कंट्रोल रूम सुना दीजिए। सरकार फ्री क्या बांट रही है? सिलेंडर फ्री में, किराया फ्री में, बिल माफ, फ्री में बिजली, फ्री में सब। अरे शिक्षा फ्री कर दे तो भारत का प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख करके योग्य बने। अब शिक्षा, गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता। आईएएस आईपीएस कौन बनता है? जिसके पास पैसा होगा। गरीब आदमी आईपीएस बन ही नहीं सकता, उसकी कोचिंग में लाखों रुपया लगता है। अब सरकार खुद नहीं चाहती कि आप पढ़ो। अब कहते हो फिर सरकारी स्कूल तो हैं, तो सरकारी स्कूल हैं तो नेताओं के बच्चे काहे नहीं पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में? हम तो ऐसा देश चाहते हैं जिस देश में मुख्यमंत्री का बेटा और उस राज्य के रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े। जैसे सुदामा जी गरीब हैं और श्री कृष्ण अमीर हैं, पर दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। ये शिक्षा है, ये समानता है। आज सरकार कह रही है समानता का अधिकार है। कहने से नहीं होता, कहना तब सार्थक होगा जब मुख्यमंत्री का और रिक्शा वाले का बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़े, तब समानता है। चलिए, कहते हैं कि जीवा पर कभी कभी सरस्वती विराजमान होती है। अनिरुद्धाचार्य महाराज के तमाम कर्म जो हैं, पुण्य कर्म, उसमें कुछ होंगे। हो सकता है उन्हीं का ये फल हो, प्रसाद हो कि इनके भी जीवा पर सरस्वती विराजमान हुई। एक साथ कई एजुकेशन सिस्टम पर भी इन्होंने आघात कर दिया। समानता के अधिकार का जो ढोंग है उस पर भी प्रहार कर दिया। फ्री के सिलेंडर से लेके फ्री के बिजली तक पर प्रहार कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उस सिस्टम पर, उस सामाजिक ढांचे पर, उस राजनीतिक ढांचे पर चोट की कि मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा। रिक्शे वाले का बेटा आजकल कांवड़ यात्रा में जाता है पुष्प वर्षा के लिए और नौकरी मांगता है तो लाठी पाता है। और मुख्यमंत्री का बेटा या मंत्रियों का बेटा अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे जैसे लोग जो बड़े मुखर होकर के हिंदूवाद, हिंदू की रक्षा की बात करते हैं, इन सब के बेटे विदेश में हैं। रविशंकर प्रसाद की बेटी कहाँ है पता करिएगा, कहाँ पढ़ती है, कहाँ नौकरी करती है। अनुराग ठाकुर का बेटा पता करिएगा
वो निशिकांत दुबे हैं, वो विदेश जाते हैं, फोटो डालते हैं अपने बच्चे के कि स्कूल के जो एनुअल फंक्शन में आए हैं, वहाँ की भाषा में कुछ और हाई-फाई बताया जाता होगा। वहां जाते हैं, वीडियो डालते हैं और यहाँ कहते हैं भाषणों में धर्म की रक्षा करना जरूरी है, खतरा है सनातन पर। भाऊ, अनिरुद्धाचार्य महाराज पर सवाल के बाद मैं दर्शकों को बता दूं, मैं कुंभ का एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। वो बहुत सारे ट्विटर हैंडल से सर्कुलेट किया जा रहा है कि इतना हाईटेक कुंभ हो रहा है, उसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, उसको खोलेंगे अगले पार्ट में इसी शो के। लेकिन पहले अनिरुद्धाचार्य ने ये कैसे खोल दिया मोर्चा, ये क्या हो गया अनहोनी भाऊ? देखो आशीष जी, एक तो आपको धन्यवाद इसलिए कि हम जो अच्छी चीज है समाज को, जो भी कोई कहता है, कोई भी कहे, उसका हम स्वागत करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ कई लोगों को लगता होगा कि हिंदू विरोधी प्लेटफॉर्म है, बाबाओं को गाली दी जाती है। अब आसाराम बापू का तो स्वागत नहीं कर पाते किसी भी हालत में, वो नहीं होगा। सच्चा डेरा सौदा को तो नहीं हम स्वागत कर सकते। अनुरुद्ध बाबा ने भी कई बार ऐसी बातें कही है, मतलब लगता था कि दिमाग में गोबर है या क्या है भाई, लेकिन अच्छी बात कही तो उसका स्वागत होना चाहिए। कोई भी अच्छी बात कहे, क्योंकि हमारा जो, यदि सनातन धर्म की भी बात करें तो ये वो धर्म है जहाँ वाल्या का वाल्मीकि होता है, एक लुटेरा रामायण का रचयिता होता है। तो क्योंकि सुधरने का चांस मिला उसको, आज उन्होंने बात कही, बहुत बढ़िया बात कही, ये फ्रीबीज वाली बात कि फ्री में क्यों बांटते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये बार बार कहते थे जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना होता था। बाद में उन्होंने ऐसा बांटना शुरू किया कि आम आदमी पार्टी भी उसके सामने बोनी हो गई। खुल के बांटो खेलो अभियान है। और इससे होता क्या है, ये कोई बांटते हैं तो ये अपने घर के पैसे नहीं लाते, ये कोई एफडी या बीबी के गहने बेच के या अपनी प्रॉपर्टी बेच के नहीं देते। ये टैक्स पेयर्स का ही मनी है, आप ही के टैक्स से पैसा लेता है। अब मैं उदाहरण के तौर पे, क्योंकि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के चुनाव हुए और इसमें लाडली बहना बड़ा एक फैक्टर रहा। अब उनको 1500 रुपए मिल रहे थे और तब ये था चुनाव के पहले कोई अप्लाई करे, कलेक्टर को आदेश था भाई जो भी अप्लाई करे धनाधन दे दो, किसी भी महिला का एप्लीकेशन रिजेक्ट मत करो, बांटो पैसा। चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद अजित पवार ने देखा तिजोरी खाली है। उसके पहले तो जब बार बार बोल रहे थे देवेंद्र फडणवीस हमारे पास ब्लूप्रिंट है, अब जैसे ही चुनाव के नतीजे आ गए, उसी दिन अजित पवार ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव के नतीजे हमारे फेवर में जाते गए मेरी हालत बुरी रही, क्योंकि उन्होंने अपने आप को फाइनेंस मिनिस्टर मान लिया था पहले ही। और उन्होंने कहा कि मुझे ये आप आगे कैसे करेंगे, अब आपको 21 रुपए देना है लाडली बहना को, आपके ऊपर जो कर्जा है उस 8 लाख करोड़ का है, 2 लाख करोड़ का घाटा है, 10 लाख करोड़ सोच लीजिए, 49 से 50 हजार करोड़ का ये लाडली बहना अकेली आपको दे देगी इसके ऊपर। अब पैसा कहाँ से लाएंगे? उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी के तहत ये तय हो रहा है कि अभी बाकी राज्य कैसे कर रहे हैं वो देखिए। अब लाडली बहना कहाँ से शुरू हुआ? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश क्या कर रहा है पैसे के लिए? हर महीने 2000 करोड़ लोन ले रहा है तनख्वाह बांटने के लिए, पैसे ही नहीं है। अब इन्होंने नया सिस्टम निकाला। अब ये अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं मैं, महाराष्ट्र में जहां गांव वहां बार, ये संस्कृति नहीं आई तो, क्योंकि अब उन्होंने तय कर लिया कि एक्साइज पॉलिसी में थोड़ा दारू के ऊपर पैसा बढ़ा दो और बार के लाइसेंस से ज्यादा कर दो, दुकानें खुलवा दो जगह जगह, ताकि लोग ज्यादा दारू पिए, ज्यादा दारू पीने से ज्यादा टैक्स आएगा। यानी जो बहना पैसा ले रही है 2100 रुपए, उसकी कीमत उसका पति, उसका पिता या उसका बेटा या उसका भाई या उसका चाचा या उसका ताऊ या उसका नाती अपने खून को पानी करके चुका रहा है। ये वस्तुस्थिति है। आज शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षित लोग कम से कम गवारपना नहीं करेंगे। ये जो है कि पेट्रोल 500 रुपए हो गया तो भी चलेगा, लेकिन हम मोदी को वोट देंगे क्योंकि मंदिर बनना है, ये अनपढ़ और कुपढ़ लोग की बात करते हैं। जो पढ़े लिखा होगा वो अपने भविष्य के बारे में चिंतित होगा, वो सरकार की नीतियों पे बात करेगा, वो सरकार के कुकर्मों पे सवाल पूछेगा। इसीलिए अनुरुद्ध जी ने खुद ही कहा कि सरकार ही नहीं पढ़ने देना चाहती है आपको, तो सरकार आपको अनपढ़ क्यों रखती है? सरकार आपको अनपढ़ नहीं रखती है, सरकार अपना पाठ पढ़ा के आपको कुपढ़ बनाती है। वो इसलिए कि सरकार को फुट सोल्जर चाहिए, सरकार को पत्थर फेंकने वाले लोग चाहिए, सरकार को त्रिशूल लेके घूमने वाले लोग चाहिए, सरकार को नारे लगाने वाले लोग चाहिए। ये लोग पढ़े लिखे नहीं हो सकते। पढ़े लिखा इंसान इधर जाने के बजाय अपनी नौकरी ढूंढेगा, नौकरी नहीं मिल रही तो कोई व्यवसाय करने का प्रयास करेगा, कुछ चीज अर्जित करेगा, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ लेने का प्रयास करेगा। उसको लाभ नहीं मिलता होगा तो सवाल पूछेगा कि ये लाभ मुझे क्यों नहीं मिल रहा भाई, जब मैं कैटेगरी में फंसा। इनको वो नहीं चाहिए।
इनको वो चाहिए कि हमने तुमको पैसे दे दिए, अब बताओ देसी गाय के लिए 1,500 13,000 रुपए महीना है महाराष्ट्र में, गौ माता राजमाता, देसी गाय के लिए पैसा, लाडला भाऊ भैया, लाडली बहना, अब लाडली मौसी, लाडली, मतलब क्या क्या होगा भगवान जाने। क्योंकि आपको वोट खरीदने हैं, आपको विकास नहीं देना है। और दुर्भाग्य है, ये मैं दुर्भाग्य कहता हूं, देवेंद्र फडणवीस जैसा आदमी भी इस ट्रैप में आता, ये दुर्भाग्य है। मुझे देवेंद्र फडणवीस का पहला टेन्योर याद है अच्छी तरह से आशीष। जब सब दूर कर्ज माफी की बात निकली तो देवेंद्र फडणवीस ने 2 टूक बात में कह दिया था कि मैं किसानों का कर्ज माफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसानों को कर्ज लेने के लिए ऐसी स्थिति लाऊंगा किसानों की कि उनको कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। और उन्होंने इरिगेशन पे, माइक्रो इरिगेशन पे मैसिव काम शुरू कर दिया। सरकार के पास पैसा नहीं था तो उन्होंने ये बाबाओं को पैसा लेना शुरू कर दिया, श्री 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 रविशंकर से पैसा लिया कि आप भी कुछ मदद करिए, समाज सेवा करिए, हमारे यहाँ पैसा दीजिए। और गांव गांव में इरिगेशन का काम शुरू हुआ था। इतने में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी की घोषणा हुई, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में की। उसके चलते मध्य प्रदेश में किसान बोल रहा था कर्ज माफी करो, किसान आंदोलित होगा, गोलियां चलानी पड़ी। उसके बाद महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू हुआ, उससे डर के इन्होंने कर्ज माफी कर दी। किसानों की कर्ज माफी करने के चक्कर में जो तमाम इरिगेशन का पैसा था उधर डाइवर्ट हो गया और महाराष्ट्र आज किसान करना बरकरार है। ये क्यों होता है? क्योंकि फ्री बीज। अब वो ट्रैप में आ गए। अब कांग्रेस भी बोल रही है हम भी देंगे भैया, 2500 रुपए देंगे लाडली बहना। अब ऑटोमेटिक सभी बहनों के प्रति सबका प्रेम उमड़ आ रहा है। और ये बहनें कैसी है मुझे समझ में नहीं आता। मैंने तो हमेशा देखा स्त्री तो त्याग की मूर्ति। घर में माँ आधा पेट खा के बच्चों को खाना खिलाती है, बहन दुआ करती है अपने भाई की नौकरी मिलेगा। ये कैसी बहनें हैं जो ये फ्री के पैसे के लालच में अपने बच्चों का भविष्य दांव पे लगा रही है। तो ये जब आप ये फ्री बीज करोगे तो आपको बाकी जगह विकास के लिए पैसा नहीं है। पैसा उतना ही है आशीष। या फिर कर्ज लोगे आप, कर्ज लेकर दिवाली सेलिब्रेट करने वाले परिवार कभी उभरता नहीं। वो एक दिन रास्ते पे आ जाता है, दिवालिया निकल जाता है उसका। क्योंकि जितना आपके पास है उसी में आपको परिवार संभालना होता है। सरकार चलाना एक परिवार चलाने जैसा है। आप एक परिवार चलाता है, मैं एक परिवार चलाता हूं, हमारे दर्शक हर एक का एक परिवार है। हर परिवार में बेटी की डिमांड होती है, पत्नी की डिमांड होती है, बहन की डिमांड होती है। लेकिन समय के साथ सारी चीजों को लेके एक सीमित इनकम में आप बचत भी कैसे करें और खर्चे भी कैसे करें, इसी को तो बजटिंग कहते हैं। लेकिन आपने ये तय कर लिया बच्चों को जो चाहिए दे दिया, सबको दे दिया, पैसा नहीं है कर्जा ले लो, पैसा नहीं है कर्जा ले लो। एक दिन तो ये सर्कल रुकने वाला है और जिस दिन ये सर्कल रुक जाएगा उस दिन श्रीलंका हो जाता है। आज इस देश के ऊपर 200 लाख करोड़ कर्जा है। क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। तो शिक्षा, उन्होंने शिक्षा कहा। अब शिक्षा उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी स्कूलों में मंत्रियों के बेटे क्यों नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे भैया? सरकारी स्कूलों में मंत्रियों के बेटे को अपने कार से जाना पड़ेगा, वो एयर कंडीशन बस कहां से आएगी? सरकारी स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है। अभी गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है 11,000 सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में है, जो लाडली बहना की शुरुआत करने वाला। वहां पे 11,000 स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है लड़कियों के लिए। लड़कियां स्कूल जाती नहीं क्योंकि टॉयलेट जाना, भाई 11वीं 12वीं की लड़की कहां ओपन में टॉयलेट करेगी? उन्हें स्कूल ड्रॉप कर दिया। आज महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र पे इसलिए कहता हूं, अभी कागज आया मेरे पास, अभी ये आंकड़ा है, ये देखिए, ये आंकड़ा है अखबार में छपा हुआ। 9 लाख स्टूडेंट ड्रॉप आउट है। उसका पता ही नहीं कहां गए, क्योंकि पिछली कक्षा से अगली कक्षा में जो बच्चे जाते हैं तो जो फेल होते हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो पिछली कक्षा में नंबर बढ़ेगा यदि फेल होते हैं बच्चे। यदि 100 बच्चे 5वीं में हैं, वो 6वीं में चले गए, या 6वीं के बच्चे 7वीं में चले गए, और 5वीं के 100 बच्चे 6वीं में आ गए, और 6वीं के यदि 10 फेल हो गए तो 110 होंगे उस क्लास में। आंकड़े कम हो रहे हैं। ये बच्चे कहां जा रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ट्रेस कर रही है।
9 लाख बच्चे स्कूल से गायब हैं। वो बेसिकली ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट में यूपी नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे। हाँ, ये पूरा एक मिनट देश का बता, डाटा आया था, तो यूपी नंबर 1 पे है ड्रॉप आउट में। गुजरात सबसे ज्यादा गुजरात में ड्रॉप आउट मिलेंगे आपको, क्योंकि स्कूल नहीं है, स्कूल के ऊपर छत नहीं है, जर्जर हो गया है, पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता है, मंदिरों में शाकाहारी स्कूल लगते हैं। आपने छोटे छोटे गांव के स्कूल इकट्ठा कर दी कि भाई ये 5 छोटे गांव में स्कूल, एक गांव में ये 4 स्कूल बंद करो, एक गांव में स्कूल रहेगा, तो उस बच्चे को 8-8 किलोमीटर चल के आना पड़ता है, रास्ते नहीं है। जब बरसात होती है तो स्कूल में बच्चे जाते नहीं है। आप किताबों के लिए पैसा आवंटन करता हो, वो गायब हो जाता है। आप खेल सामग्री के लिए बच्चे आवंटन करते हैं, वो गायब हो जाता है। एक दर्दनाक, मतलब अब एक खबर मेरे पास फोटोग्राफ आया है और मैं लगातार महाराष्ट्र के सभी लोगों से कांटेक्ट में हूं, ये कहां की खबर है। एक बेटे ने, एक किसान के बेटे ने अपने पिता को कहा कि मुझे स्कूल के लिए नया ड्रेस चाहिए और नई किताब चाहिए। पिता दे नहीं पाया। फ्रस्ट्रेशन में उस लड़के ने, जब पिता को पता पड़ गया कि वो खेत में गया, अपने बेटे को देखा टंगा हुआ रस्सी से पेड़ पे, उसने अपने बेटे की लाश नीचे उतारी और उसको इतना फ्रस्ट्रेशन आया कि मेरा एक बेटा, मेरा भविष्य, उसने कर ली, क्योंकि मैं इतना नाकारा बाप हूं तो मुझे जीने का क्या अधिकार है। उसी रस्सी से बाप ने भी फांसी ली और दोनों मर गए। ये इस देश की वास्तविकता है। इस देश की वास्तविकता प्रधानमंत्री पॉडकास्ट पे बैठ के अच्छी अच्छी बातें करते, शाल लपेट के, वास्तविकता नहीं है। कुंभ में क्या हो रहा है ये वास्तविकता नहीं है। प्लेन में कितने लोग बढ़ते हैं और ट्रैफिक बढ़ गया एयरपोर्ट पे, ये वास्तविकता नहीं है आशीष। ये देश प्लेन में नहीं चलता। इस देश की आबादी के 2% लोग भी प्लेन में नहीं चलते। इस देश में मर्सिडीज ज्यादा बिकती है, ये एक देश की व्यवस्था नहीं है। पिज्जा ज्यादा बिकने लगा, ये नहीं है। इस देश में 85 करोड़ 81 करोड़ लोग भूख से सो जाते हैं रात को यदि सरकार ने अनाज नहीं दिया तो। ये वास्तविकता है देश की। इसलिए जो फ्री के बांटने वाले हैं, इनको अपने पार्टी के फंड से बांटना चाहिए। सरकार के बजट में मत दो। पार्टी का फंड सरकार कहां से आ रहा है? पार्टी फंड तो ईडी जुगाड़ कर रही है। राइट टू एजुकेशन है। क्या है राइट टू एजुकेशन? कल बच्चे ने कहा कि मेरे को स्कूल नहीं, तो आपको 8 किलोमीटर दूर स्कूल पैर जाना पड़ता है उस प्राइमरी स्कूल के बच्चे को, और आपका बच्चा एयर कंडीशन 20 में जाएगा। सही कहा आपने। कौन मंत्रियों के बच्चे स्कूल में पढ़ते भाई, सरकारी स्कूल में? किस अधिकारी का, कलेक्टर का बच्चा एक आध कोई पढ़ता होगा तो वो बड़ा छपता है सब दूर कि कलेक्टर का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, सादा वो इवेंट हो जाता है। क्यों? कि ये परिचालन मतलब ये परंपरा ही नहीं है। और जब करोड़पति स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे तो फिर आप ही के बच्चे अधिकारी बनेंगे। हाँ, वही ये तमाम नेता जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए, क्योंकि एक नेता होते हुए भी उसको अपने देश के सिस्टम पे विश्वास नहीं है। और जो कहा ना अनिरुद्धाचार्य ने, कोचिंग 2-2 लाख रुपए कोचिंग है। मैं एक बात और कह दूं, जब ये बात आई है एजुकेशन सिस्टम की और फ्रीबीज की, ये फ्रीबीज जितने देशभक्त लोग, कथित देशभक्त, स्वयंभू देशभक्त, छद्म देशभक्त, जितने कार्यक्रम देखेंगे, एक बात जरूर सोच लीजिएगा, जब भारत माता की जय और वंदे मातरम कहते हैं, इस देश में फ्रीबीज मुफ्त आपके लिए मोदी बड़ा हो गया भारत से अगर, तो फिर समझ लीजिएगा इस देश का वायुसेना प्रमुख का, अब मेरे पास वीडियो बाइट भी है, उस पर कार्यक्रम हुआ है, आप देख लीजिएगा, एक्सरे है प्रोग्राम। इस देश में 4th जनरेशन 4.5 पे अभी हम हैं, 4.5 पे, और वायुसेना प्रमुख कह रहा है कि हम बहुत पीछे हैं, हमारे यहाँ R&D के लिए पैसा नहीं है, हमारे रिसर्च के लिए पैसा नहीं है। ये इस देश का वायुसेना प्रमुख कर रहा है, लेकिन फ्रीबीज के लिए पैसा है। इस देश में स्कॉलरशिप, ये भी आज ही का कार्यक्रम है, डायरेक्ट हिट देख लीजिएगा। स्कॉलरशिप का पैसा खा गए। स्कॉलरशिप के पैसे पर प्रधानमंत्री ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने अपना चेहरे का रंगरोगन करवा करके बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा की।
जिसने, अब फिर वही आपत्तिजनक लोग कहेंगे, जिसका पता ही नहीं है कि खुद कभी परीक्षा दिया कि नहीं दिया, वो परीक्षा पर चर्चा कर रहा है। जिसका पता ही नहीं है कि कभी खुद परीक्षा दिया कि नहीं दिया, और 62 करोड़ रुपए, 62 करोड़ 62 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो गए। 40 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति थी, बच्चों की स्कॉलरशिप का पैसा, 40 करोड़ रुपए वो छात्रवृत्ति रोक दी गई है। क्योंकि पढ़ेगा बच्चा तो पूछेगा बच्चा, अब पूछेगा बच्चा तो जो फरेब किया वो बताएंगे क्या बच्चे को? पढ़ेगा बच्चा तो सरकार से लड़ेगा बच्चा अपने अधिकारों के लिए, लड़ेगा। हाँ। इनको सरकार से लड़ने के लिए नहीं चाहिए, इनको आपस में लड़ाई करने के लिए फौज चाहिए। आपस में सब इसलिए अनपढ़ दिखा देते हैं, क्लिप दिखा देते हैं। क्या जो लोग कह रहे हैं ना कि पढ़ाई जरूरी है, अगर पढ़ेगा तो ये 98 और 1 रुपए और 1.5 रुपए में झूठ कौन फैलाएगा जब बच्चा पढ़ लेगा? इसलिए ये जोड़ा आज हमने क्लिप, कि अगर पढ़ लेगा बच्चा तो 98-54 में झूठ नहीं फैलाएगा, फिर वो सच का काम करेगा। मैं आज कुंभ की बात कर रहे हैं, कुंभ में हमारी भी श्रद्धा है। कुंभ में बैठे हुए एक साधु को मतलब एक उम्रदराज यूट्यूबर हैं, उन्होंने क्लिप किया, कुंभ में ही घूम रहे हैं, वो बड़ा थोड़ा वो भी तीखा बोलते हैं, निजी तौर पर हम नहीं जानते। तो एक साधु से, बुजुर्ग साधु से, नागा साधु से वो बात कर रहे हैं। वो नागा साधु अपने अंदाज में अपशब्द मतलब गालियां भी देते हुए, और कह रहा है वो कि सच सच ही जो है ईश्वर है, सच ही भगवान है, बाकी तो सब ड्रामा है दुनिया में। और ये सच बोलने पे, सच बोलते बोलते ऐसे ही मतलब अपने ठेठ भाषा में नागा कह रहा, देखो सच बोल रहा हूं, मेरे पीछे सारे चेले गायब हो गए, क्योंकि सच बोलोगे तो आपके पीछे सब गायब हो जाते हैं। वो गजब का क्लिप है, हम सुना नहीं सकते क्योंकि उसमें गालियां, साधु महाराज हैं, खूब गालियां दे रहे हैं, खूब गालियां कह रहे, देखो सब गायब हो गए, हमारा कोई चेला नहीं, क्योंकि हम सच बोल दिए। सच बोल दो तो चेले नहीं रह जाते हैं। तो यही देखिए झूठ फैलाने का कारोबार। जरा क्लिप दिखाइएगा, कंट्रोल रूम दिखाइए। ये कुंभ में तमाम मोहन भागवत पैरोडी से और तमाम ऐसे फर्जी बने हुए हैं जो हैंडल्स आजकल झूठ फैलाने के लिए। इसमें पीछे म्यूजिक भी है, म्यूजिक नहीं सुना रहे हैं, बड़े बहुत प्रलयंकर म्यूजिक है, भयंकर नहीं प्रलयंकर। वो प्रलयंकर म्यूजिक बता रहा है कि कैसे एकदम कुंभ छा गया है। ये जो आपको दिख रहा है ये ड्रोन्स हैं। आप देखिए, ये देख करके आपको लग रहा होगा कि वाकई अब भारत, क्योंकि यही इसी को चला करके नीचे फैलाया जा रहा है। ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि ऐरावत या अश्वमेध का घोड़ा और ये सारा कुछ क्रिएट हो रहा है। अब मैं इस वीडियो का भी आपको सच्चाई बताता हूं। ये देखिए, ये पूरा बताया जा रहा है कि ये कुंभ का है, और ये आपको अलग आकृति, आप देखिए, आंख बंद करके आस्था जिसके बारे में, उसके बारे में सोचेंगे तो वही आकृति नजर आती है। किसी को उसमें इंद्र नजर आएंगे, किसी को गणपति नजर आएंगे। और ये देखिए ड्रोन्स कैसे बिछे हुए हैं। ये भारत से इस वीडियो का लेना देना नहीं है, मैं साफ कर दूं। ये वीडियो अमेरिका के टेक्सास का है भाऊ, अमेरिका के टेक्सास का है। और जो रथ पर सवार दिख रहा है वो सेंटा क्लॉज है, सेंटा क्लॉज है। ये देखिए, आप गौर से देखिए, लाल ड्रेस, लाल टोपी और सफेद दाढ़ी, ये सेंटा क्लॉज है। वही सेंटा जिस सेंटा को भारत के सनातनी कहते हैं कि सेंटा कैसे आ गया इस देश में। सेंटा का कपड़ा उतरवा दिए थे मध्य प्रदेश में, और डिलीवरी बॉय को सेंटा का कपड़ा पहना दिया था अभी गुजरात में नहीं, एमपी में भी भाव, अभी एमपी गुजरात में भी कपड़े उतरवा दिए रास्ते में रोक करके। तो वही सेंटा है, उसी सेंटा वीडियो चुरा करके और यहाँ पर 1.5 रुपए में सब फैला रहे हैं कि ये देखिए भारत ड्रोन से कहां पहुंच गया है। अब ये इसलिए इसे जोड़ देते हैं, आपसे पूछ समझ लेते हैं कि ये झूठ का कारोबार और अनिरुद्धाचार्य का उद्गार, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं। मैंने कहा कि भाई कई बार संतों को भी लग रहा होगा कि उन्होंने बहुत सारे कुकर्म किए, तो आप कुछ पुण्य करके इसको स्क्वायर अप कर दे। हाँ। यदि अनिरुद्धाचार्य कुछ गलत बात कहेंगे तो उनका उतना ही आलोचना करेंगे, और अच्छी बात करेंगे तो सर आंखों पे लेंगे। हाँ। यही अच्छी बात है, यही बात करें। शिक्षा बहुत जरूरी है, हम बार बार कहते हैं। अशिक्षित आप रख के संविधान से आपको दूर रखा जाता है। बाबा साहेब आंबेडकर भी कहते थे कि सबसे बड़ी ताकत यदि किसी में है तो शिक्षा में है। यदि बाबा साहेब आंबेडकर खुद शिक्षित नहीं होते तो शायद इस देश के दलितों का कभी उत्थान नहीं होता। अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी, क्योंकि जब संविधान
के जो रचयिता थे, संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने जिस प्रारूप में संविधान दिया उसको लागू ठीक से करे न करे, क्योंकि बाबा साहब ने स्वयं कहा था संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, किसके हाथ में संविधान जाता है ये तय होता है कि संविधान सही से लागू होगा या नहीं। आज संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोग देख रहे हैं। आज हम कुंभ में करोड़ों 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 हजारों करोड़ों रुपए ये कर रहे हैं, करिए, कुंभ में पैसा लगाने से मैं मना नहीं कर रहा। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है, जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा पैसा आया है, तो लोग ये ना समझे, मतलब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये आंकड़े कहाँ से लाते हैं उनको भी पता नहीं होता। तो कुल नहीं, मिलाकर वो मेरा आंकड़े ये कहना मैं है, बता दूं, वो आंकड़े कहाँ से हाँ, आए वो बता देते साफ साफ, साथ ही क्लियर कर दें। वो देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री योगी आदित्यनाथ के आंकड़े हैं। उन्होंने हाँ, कार्यक्रम में प्रयागराज में बताया है इकोनॉमी, हाँ, दरअसल मोदी योगी इन सब का इकोनॉमी एक अलग है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये अर्थव्यवस्था देखने के लिए नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन वो नहीं है तो अच्छा है, नहीं तो दो और दो इकोनॉमी आठ, बढ़ते। दो और दो आठ वाले लोग हैं ये। 228। हाँ, तो कुल मिलाकर मैं ये नहीं कहता कि आप कुंभ करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, कुंभ करिए, एक इवेंट है और सनातनी धर्म का है इसका। और दिन ब दिन ऐसा नहीं है कि पहले कुंभ नहीं होता था। कल ही हमने चर्चा करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू के समय भी कुंभ हुआ करते थे, अंग्रेजों के समय भी कुंभ हुआ करते थे, और जहाँ जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं वहां प्रशासन की जवाबदेही होती है कि उनको सुविधा मुहैया करवाए, सब अपनी जगह पे है। लेकिन उसके पहले प्रशासन की सुविधा मात्र, अभी देखिए उज्जैन में कुंभ के लिए बहुत टाइम है, लेकिन अभी से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कमेटी बना के काम शुरू कर दिया है। मोहन यादव साहब जो मुख्यमंत्री है, वो कमेटी बना के बजाय 11,000 स्कूलों में लैट्रिन नहीं है बच्चों के लिए, उस पर काम करते तो ज्यादा अच्छा लगता, उसमें काम करते तो ज्यादा अच्छा लगता। क्योंकि शिक्षा, आप शिक्षित करिए लोगों को, लेकिन आप शिक्षित नहीं करेंगे क्योंकि आपको एक फौज चाहिए। इसलिए अनिरुद्ध ने, महाराज ने बड़ा क्लियर कट कहा है कि सरकार आपको शिक्षित नहीं होना देना चाहती है, कोई भी हो सरकार में, बाय एंड लार्ज यही ट्रेंड दिखता है। केजरीवाल जैसे कुछ होते हैं तो आज के समय में उनको मूर्ख कहे तो ज्यादा अच्छा है कि जो एजुकेशन के ऊपर इतना बजट दे दिया, स्कूल ठीक बनाए कि सरकारी स्कूल में भी लोगों को जाने की इच्छा होती है। पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग सरकारी स्कूलों में, अरे बाप रे बाप, ये कैसा हुआ? ये तो बड़ी अभिजात स्कूलों की बात है, लेकिन ये भी करवाई। लेकिन फिर उनको लगातार बार बार कहा जा रहा है कि उनका इतना करोड़ रुपए का घर ही बनाया, इतना करोड़ रुपए का घर बनाया। ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने अब्जों रुपए खर्चा किए अपने आवासों पे। जब भी कोई नई सरकार बनती है, गाड़ियां बदलती है, मुख्यमंत्री के आवास बदलते हैं, ये बहुत पुराने हैं। लेकिन फिर कभी अखिलेश की टोटी ढूंढी जाएगी, अखिलेश के नल की टोटी कहाँ लेके गया? हाँ, ये क्योंकि झूठ बोल बोल के बार बार आप, अब लोगों को ये भी नहीं समझना पड़ेगा कि अखिलेश या तो टोटी लेके गया तो आप अखिलेश की ईमानदारी पे आपको उसको भारत रत्न देना चाहिए। एक मुख्यमंत्री 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद वो अपने लिए 2 पैसे भी नहीं बचा पाया, नए आवास पे टोटी नहीं तो यहां से टोटी लेके गया। इससे ईमानदार आदमी नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है? बिल्कुल, बेचारा यही जो 50 रुपए, और यदि नहीं ले गया होगा तो फिर आप टोटी टोटी करके उसको टोटी चोर करके उसको परेशान कर रहे हैं। भाई अखिलेश एक मुख्यमंत्री के घर पैदा हुआ, मतलब एक बड़े नेता के घर पैदा हुआ। वो नारायण राणे जैसा थोड़ी था कि गांव गरीब आया और मुर्गी चोर उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। लेकिन ये एक लगातार आप झूठ बोलो, लगातार बोलो, बार बार बोलो, सबसे भ्रष्ट। अब आप दिल्ली मुंबई में जाओ तो लोग कहते कि वाकई केजरीवाल ने ऐसा किया, सोच नहीं सकते। अरे क्या किया? हम पूछते तो बोले बताओ क्या किया? केजरीवाल ने किया क्या है बताओ ना। नहीं, वो तो बहुत बड़ा तंत्र है इनके पास, झूठ फैलाने का तंत्र इतना बड़ा है, और वजह उसकी एक है, ये समझना होगा। कोई काम जब नहीं करता है तो उसके पास टोटी, उसके पास शौचालय, उसके पास कमोड, उसके पास घर, यही मुद्दा होता है। क्योंकि अपना आप बताओ ना, आप 10 साल बाद ये बताने लायक नहीं हो कि आपने क्या कर दिया। आप अपने स्कूल बताने लायक नहीं हो, अपने अस्पताल बताने लायक नहीं हो, स्कूल अस्पताल पर चर्चा करने लायक नहीं हो। एक पर्चा अभी और आया है कि प्रधानमंत्री आवास पे कितना खर्चा हुआ, वर्तमान प्रधानमंत्री आवास पे कितना खर्चा हुआ।
उसकी उसके हम लोग लेकिन वही हाँ, उसका नहीं उसकी कंफर्मेशन सत्यता, करवा रहे मैंने हैं, बोला उसकी हाँ, सत्यता की मैंने बोला पुष्टि। इसकी सत्यता होनी चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपना भी विश्वास नहीं है। हालांकि हाँ। ये एक्स हैंडल पे आया है, हम्म। एक्स हैंडल पे आया है, हाँ। हम उसको कोट कर हाँ, सकते हैं, फिर भी हमने कहा कि नहीं, अपनी सूचना थोड़ी पुख्ती होनी चाहिए कुछ बोलने के उसका लिए। हाँ, उसमें 88 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिपेयरिंग का खर्चा है। रिपेयरिंग का रिपेयरिंग खर्चा है भाई, 90 करोड़ रुपए, 90 करोड़ रुपए। रिपेयरिंग का खर्चा बताया गया है। अब वो हम्म। कागज तो सरकारी कागज दिख रहा है, लेकिन अब नीचे सिग्नेचर और ऊपर डेट नहीं है, तो इसलिए मैंने हम्म। आपको जरा कहा कि इसको जरा देख लीजिए। मैं भी अपने सोर्सेज से इसका सत्यापन करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन कुल मिलाकर आज अनिरुद्ध बाबा ने बहुत अच्छी बात की, आज उनको मैं सैल्यूट करता हूं। यदि नहीं गोबर के लिए सर, मैं उनको उनकी सही आलोचना कर होता सकता हूं, तो है। आज मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और बाकी बाबाओं ने इससे लेना चाहिए। ये जो बाबा ये सामान बेचते ना, इन्हें भी हम्म। लेना चाहिए। शिक्षा, शिक्षा योग ही सही। शिक्षा नहीं, योग के आगे भी शिक्षा है, रामदेव को भी ये बताना चाहिए। नहीं नहीं, वो रामदेव तो लगे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो सारे मस्जिदों को देखना पड़ेगा, मंदिर कहाँ कहाँ है, सब उसके तलाश में लगे हुए हैं। इन लोगों के पास दरअसल और कोई काम नहीं, इस देश में सच बोल हाँ, के अपना लेकिन मुद्दा बताने एक के लिए बात कोई मैं काम नहीं। जरूर कहूंगा, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमारे नेताओं के बच्चे भले ही सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, हम्म। लेकिन हमारे नेताओं को शिक्षा के प्रति इतना प्यार है कि कम से कम महाराष्ट्र की यदि बात मैं करूं, हम्म। तो महाराष्ट्र में करीब करीब हर नेता के स्कूल और कॉलेजेस है, क्योंकि उसके लिए वो भी एक एटीएम है। हाँ हाँ, सबसे बड़ा व्यवसाय बना दिया, शिक्षा को सबसे बड़ा व्यवसाय शिक्षा नेताओं का ने बड़ा बनाया। व्यवसाय बनाने के लिए नेताओं का काम है। ऐसा नहीं कि उनकी आस्था एजुकेशन में नहीं है, भयानक है, हम्म। भयावह आस्था एजुकेशन में, लेकिन एटीएम के तौर पे। और एक नया अब आस्था का सेंटर बदल गया है, खासकर शिरडी के विधानसभा चुनाव कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने देखा। स्कूल चुनाव भी जितवाते हैं। अरे बाबा, कॉलेज के सारे बच्चों को मेंबर वहां पे वो बना दिया, वोटर बना दिया, और 12,000 लड़कों के वोटिंग करवा दिया अपने पक्ष में। ये भी एक नया शिक्षा के क्षेत्र की क्रांति है जो विखे पाटिल ने की है। और उनके बेटे शिरडी में ज्ञान देते हैं कि आपको फ्री का भोजन नहीं देना चाहिए। ये पूरे देश के भिखारी आते हैं भोजन खाने के लिए, साईं बाबा के भक्तों को भिखारी कह दिया उन्होंने। जबकि साईं बाबा का प्रतिष्ठान जहां मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम साईं बाबा के यहाँ जो चंदा इकट्ठा होता है उससे खाना नहीं खिलाते, भक्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से लोग चंदा देते हैं। हर साल जितना पैसा आता है उसमें से सिर्फ 90 करोड़ रुपए साल में खर्चा होते हैं खाना खिलाने के लिए, प्रसाद के लिए लाखों लोगों को। और हर साल जो पैसा बचता है तो खाने के अकाउंट में 800 करोड़ रुपए जमा है शिरडी के पास। लेकिन इनको वो नहीं चाहिए। मुझे किसी ने कहा कि शिरडी ने वहां पे एक अस्पताल चालू किया था, लेकिन इन लोगों ने उस अस्पताल में डॉक्टरों को धमकाया और ये स्थिति कर दी कि हर पेशेंट इनके कॉलेजेस में रेफर होता था, क्योंकि इनके मेडिकल कॉलेज है वो चलने चाहिए। ये है इनका शिक्षा के प्रति निष्ठा। पूरा देश का हेल्थ एजुकेशन, इस पे तो एक अलग शो, लेकिन देश के साथ एक और विडंबना है, दर्शक गंभीर मामलों को देखते नहीं। ये विडंबना है, बार बार हम कहेंगे। 86 रुपए पार कर गया रुपया। अभी शो कर दें आधे घंटे का तो आधे घंटे में सो जाएंगे दर्शक। इसलिए गंभीर मसले उनको चाहिए नहीं तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य, ये किसी भी देश में अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो ये पैरामीटर है। और जिस सनातन और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, पश्चिमी देश, यूरोप हो या अमेरिका हो, पश्चिमी देशों का विकास उस दौर से शुरू होता है जिस दौर में सत्ता से चर्च को अलग किया जाता है। जिस दौर में धर्म और सत्ता अलग होती है, तब यूरोप और पश्चिम में विकास की जो एक लंबी यात्रा है, वो आपने यात्रा बात छेड़ी तो एक बात बता दूं मैं आपको, एक टर्मिनोलॉजी है रेनेसांस। हाँ, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, और पुनर्जागरण का मायना यह है कि मैन एट द सेंटर। मेरे इतिहास के शिक्षक पांडे साहब, मुझे याद है, पांडे मेरे इतिहास के शिक्षक थे सैनिक स्कूल में। जब मैंने रेनेसा पूछा तो उन्होंने मुझे 1 घंटा अलग से समझाया, आज भी मेरे मस्तिष्क पे लगा है।
उन्होंने कहा कि एक समय था अशोक कि यदि कोई मर जाता था लैंडलॉर्ड और उसको दफनाने के पहले चर्च कहती थी कि इसको स्वर्ग चाहिए नर्क चाहिए। कौन बच्चा कहेगा? बोले नहीं स्वर्ग चाहिए। तो बोले एक लेटर लिख के देंगे। तो बाइबल के साथ एक लेटर जाता था और उस काफिन में अंदर छोड़ा जाता था और उसके एवज में कुछ जमीन लिखवा दी जाती थी चर्च के नाम पे। और यहां से फादर लिख के देता था कि ये बहुत अच्छा काम किया, इस आदमी को स्वर्ग में जगह दी जाए। ये था। उन्हें कहा ना चल चर्च हट साइड को, मैन एट द सेंटर। और तब आविष्कार हुआ स्टीम इंजन का और उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई। तब उसी के बाद हुआ है। 16वीं सब सदी में उसके बाद। यूरोप में पुनर्जागरण आता है। 16वीं सदी में उसके पहले का बस बस यूरोप में उसके पहले का फेज अंधकाल कहते थे। उसके बाद बस पुनर्जागरण आता है। यही फेज भारत में चल रहा है। हमें एयरफोर्स के लिए प्लेन नहीं है, कोई मतलब नहीं। हमारे स्कूल में टॉयलेट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षा के लिए बच्चे वंचित है, ड्रॉप आउट होते हैं लाखों की तादाद में, कोई चिंता नहीं है। हमारे यहाँ महंगाई से लोग मर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। हमारे यहाँ बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। किसानों को इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिल रहा, कोई चिंता नहीं है। बिजली उपलब्ध नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आवागमन के साधन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। भंडारण नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है तो सिर्फ मस्जिद में मंदिर कहां, हमें चिंता है तो ये आयोजन हम कैसा बड़ा करें। हमें चिंता है कि हमारे नेता छपास और दिखास के रोग में इतने ग्रस्त है कि 24 घंटे वो जनता के सामने ज्ञान देते हुए नजर आए। वास्तविकता इस देश की कौन जानना चाहता है? और वास्तविकता मैंने आपको बता दी कि बेटे ने किताब मांगी, ड्रेस मांगा स्कूल का, गरीब पिता दे नहीं पाया क्योंकि सोयाबीन प्रधानमंत्री झूठ बोल के आए 6,000 रुपए दूंगा। सोयाबीन 4,200 का एमएसपी है, सोयाबीन 3,400 और 3,500 में बिक रहा है और वो भी खरीदने को कोई तैयार नहीं। अरहर जिसको तुअर कहते हैं, अरहर 8,000 रुपए 10,000 रुपए थी, वो नीचे आते आते एमएसपी के भी नीचे गई। एमएसपी के खरीदार कोई नहीं है। एमएसपी पे सरकारी एजेंसियां चुप है। किसान कहां से देगा किताब, कहां से देगा ड्रेस? क्योंकि पुरानी उधारी चुकाते चुकाते ही उसका नई उधारी का खाता खोलने के पहले पुरानी चुकानी होती है। उसने किताब नहीं दी, ड्रेस नहीं दिया। बेटे ने सोचा कि मैं क्या मैं यदि मैं पैदा होकर मैं पढ़ भी नहीं पाता तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उसने जीवन लीला समाप्त कर दी। बेटे की लाश सामने देख के पिता ने भी जीवन लीला समाप्त कर दी। जो पिता बच्चों को पढ़ा नहीं पाता उसे जीने का अधिकार नहीं। सवाल यह है कि जीने का अधिकार तो इन बेशरमों को नहीं है, लेकिन जिनकी इंसानियत मर गई होगी, जिनके दिल है नहीं, सिर्फ सीना है 56 इंच का, और जिसके दिमाग में गोबर भरा है, मैं बहुत कड़े शब्दों में बोल रहा हूं, उनके लिए ये बातें कोई मायना नहीं रखती। संविधान नहीं, नागरिकों के अधिकार नहीं, शिक्षा नहीं, उन्हें चाहिए एक फौज अंधभक्तों की। बिल्कुल। और कुल मिला कहें तो जिस अंधकाल की हम बात कर रहे थे, भाव ने कहा वही चल रहा है हमारे यहाँ, लेकिन उस अंधकाल को हम लोग अमृत काल कहते हैं। बस अंतर इतना है, वो अंधकाल है, हम बोलते अमृत काल है। इतिहास के शिक्षक की बात की, इस देश में इतिहास का भी एक ही शिक्षक है, बाकी कोई नहीं है। ना आप झा साहब को पढ़ सकते हैं, ना रोमिला थापर को पढ़ सकते हैं। अब एक ही इतिहास का शिक्षक है, एक ही शोधार्थी है, नाम है नरेंद्र मोदी। आपने सुन ही लिया होगा ह्वेनसांग वाली कहानी। इन्हीं के गांव में सबसे ज्यादा वक्त गुजारा था और जिनपिन के गांव में। फिर जिनपिन ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आना चाहता हूं, हमारे बीच एक अटूट रिश्ता है। इस स्कॉलर से कभी मैं फिर आखिर में कह रहा हूं चुनौती के साथ, अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में ह्वेनसांग लिख दें, ये किसी में भी, अंग्रेजी में या हिंदी में ह्वेनसांग लिख दें, बस ह्वेनसांग लिख दें, हम मान लेंगे कि इनका अटूट रिश्ता पूरे दुनिया के साथ है। ना हिंदी में लिख पाएंगे, ना अंग्रेजी में लिख पाएंगे। ज्ञान इनसे लेते जाओ, कहां से कहां तक का ज्ञान। खैर इजाजत दीजिए हमें, ये अंधकाल कब छटेगा ये अंधेरा और कब रोशनी आएगी, इंतजार करेंगे हम। बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि आप लोग रोज हौसला देते हैं, ये नाराज होते हैं। क्या करें, अगर हौसला तोड़ देंगे, उम्मीदें छोड़ देंगे, तो फिर ये अंधकाल जो है, ये अंधेरा, ये चिरंजीवी हो जाएगा। दीर्घजीवी नहीं, ये चिरंजीवी हो जाएगा। इसलिए
उम्मीद तो कायम रखनी पड़ेगी। कल दोपहर फिर मिलेंगे इसी उम्मीद, इसी हौसले के साथ। भाव होंगे हमारे साथ और कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।